खबर बिहार से, और ये बड़ी खबर नीतीश के शपथ ग्रहण से जुड़ी हुई है, क्योंकि तारीख तय हो चुकी है। वो 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। बिहार के सत्ता के धुरी माने जाते हैं नीतीश कुमार, और बरसों से उन्होंने सत्ता के तरीकों से लेकर सहयोगियों तक को बदला है। और अब फिर सूत्रों के मुताबिक 16 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। दिल्ली से पटना तक जेडीयू, बीजेपी समेत एनडीए के तमाम दलों के अंदर सरकार बनाने को लेकर मंथन का दौर अब भी जारी है। आज बीजेपी की एक टीम पटना पहुंच रही है। एक दिन पहले मोदी ने उनके नाम पर मोहर लगाई थी, और अब शपथ के आसार साफ दिख रहे हैं। बीजेपी की एक टीम आज पटना रवाना हो रही है, तो हलचल तेज हो गई है। 16 नवंबर को नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। डबल इंजन की यह सरकार जो बहुमत से बिहार में अब सरकार बनाएगी, नीतीश के सर ताज सजेगा, और साथ ही 7वीं बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ 16 नवंबर को ले सकते हैं। सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, बिहार के एक बार फिर से कमान नीतीश कुमार के हाथ में। और साथ ही आपको बता दें कि यह शपथ ग्रहण समारोह 16 तारीख को हो सकता है। ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि 7वीं बार 16 नवंबर 2020 को मुख्यमंत्री पद की शपथ ले सकते हैं नीतीश कुमार। इससे पहले पहली बार सन 2000 में उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। उसके बाद 2005 में, 2010 में, 15 में, 5वीं बार, एक बार फिर से 2015 में, 6ठी बार 2017 में, और अब 2020 में, यानी कि 3 साल बाद एक बार फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे बिहार के नीतीश कुमार। अपने आप में एक तरीके का रिकॉर्ड, 7 बार मुख्यमंत्री बिहार के नीतीश कुमार, और उनका राज तिलक 16 नवंबर को हो सकता है। बिहार विधानसभा चुनाव में बीजेपी को मिली बेमिसाल जीत, और इस जीत का शानदार जश्न दिखा दिल्ली में। बीजेपी मुख्यालय में पीएम मोदी, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह सहित तमाम बड़े नेता मौजूद थे। पीएम मोदी ने इस मौके पर बिहार की जनता और कार्यकर्ताओं को जीत की बधाई दी। चुनाव जीतने का एक ही रहस्य है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इस मंत्र की जीत हुई है। बिहार में विकास के कार्यों की जीत हुई है। बिहार में सच जीता है। बिहार में विश्वास जीता है। बिहार का युवा जीता है। बिहार की माताएं, बहनें, बेटियां जीती है। बिहार का गरीब जीता है। बिहार का किसान जीता है। ये बिहार के आकांक्षाओं की जीत है। ये बिहार के गौरव की जीत है। लेकिन दिल्ली से पीएम मोदी के भाषण से सबसे बड़ा संदेश नीतीश कुमार के लिए ही था। 2020 विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब 74 सीटें जीतकर बीजेपी बड़ी पार्टी बन गई है, और नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड 43 सीट जीतकर छोटे भाई की भूमिका में आ चुकी है। चुनाव के नतीजों का संदेश यही था कि नीतीश कुमार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर थी। एनडीए के बदले समीकरण की वजह से मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर कई अटकलें शुरू हो गई थी। बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी ने साफ कर दिया कि इस नई पारी में भी बिहार की कमान नीतीश कुमार के हाथों में ही रहेगी। हम सभी भाजपा के कार्यकर्ता नीतीश जी के नेतृत्व में, एनडीए के कार्यकर्ता हर बिहारवासी के साथ इस संकल्प को सिद्ध करने में कोई कसर बाकी नहीं रखेंगे। पीएम मोदी के भाषण के बाद नीतीश कुमार ने ट्वीट किया और लिखा,
की जनता मालिक है। उन्होंने एनडीए को जो बहुमत प्रदान किया है उसके लिए जनता जनार्दन को नमन है। मैं पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी को मिल रहे उनके सहयोग के लिए धन्यवाद करता हूं। दरअसल मतगणना के दिन से ही मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर चर्चा शुरू हो गई थी। चुनाव नतीजे आने के बाद केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नया दांव चल दिया कि नीतीश कुमार किसी भी नंबर पर बैटिंग कर सकते हैं, चाहे यहाँ या वहाँ। अगर नीतीश चाहेंगे तो केंद्रीय नेतृत्व उनके केंद्र में आने पर फैसला करेगा। लेकिन अब पीएम मोदी ने सार्वजनिक मंच से इन सभी अटकलों पर विराम लगा दिया है। अब ये तय हो गया है कि बिहार में सुशासन बाबू 7वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। श्वेता सिंह के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, 16 तारीख तय माने? ये देखिए, अब तक की जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक दिवाली के बाद शपथ ग्रहण होना तय था। तो पता चल रहा है कि 16 नवंबर को नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेते हैं और इसको लेकर जो है वो तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। तैयारी इस बात की कि दो दल है, मुख्य दल जेडीयू, उनके बीच में बातचीत का दौर शुरू हो चुका है कि नीतीश कुमार का जो मंत्रिमंडल होगा उसमें कौन कौन दल शामिल होंगे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, वीआईपी, किसको कितना पार्टिसिपेशन मिलेगा, कितना प्रतिनिधित्व मिलेगा, इसको लेकर जो प्राइमरी चर्चा है, इनिशियल जो बातचीत है वो शुरू हो चुकी है। और कल हमने देखा कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल और मंत्री मंगल पांडे ने जीतन राम मांझी से जाकर 2 बार मुलाकात भी की है। यानी कि सरगर्मी तेज हो गई है सरकार को बनाने को लेकर। और अगले 1 से 2 दिनों में सभी जो दल हैं एनडीए के, उनकी एक अलग अलग विधायकों के साथ बैठक होगी और उसके बाद एनडीए की एक साझा बैठक होने वाली है विधायकों की, जो नए चुने हुए विधायक हैं, जिसके बाद नीतीश कुमार को वहां नेता चुना जाएगा विधायक दल का। और उसके बाद 16 नवंबर को बताया जा रहा है कि शपथ ग्रहण नीतीश कुमार का संभव है। ठीक है रोहित, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रोहित सिंह हमारे संवाददाता जानकारी देते किस तरीके से अब 16 तारीख तय कर ली गई है नीतीश के शपथ ग्रहण समारोह के लिए। वहीं बीजेपी ने बिहार का संग्राम जीत लिया है और अब अगला लक्ष्य है पश्चिम बंगाल, जहां ममता बनर्जी से सीधी टक्कर है। पीएम मोदी ने बिहार चुनाव की जीत के जश्न के दौरान बिना नाम लिए बंगाल हिंसा को लेकर चेतावनी दी। पीएम मोदी ने कहा कि मौत के इस खेल में मत हासिल नहीं होता। ये जश्न बिहार चुनाव में जीत का था और जोश अगले लक्ष्य के लिए। ये संदेश बिहार की जनता के नाम था, लेकिन संकल्प अगले साल होने वाले पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में कामयाबी हासिल करने का। बिहार विधानसभा चुनाव में विजय का पताका फहराने के बाद पीएम मोदी ने कहा कि देश का विकास, राज्य का विकास आज सबसे बड़ी कसौटी है और आने वाले समय में भी यही चुनाव का आधार रहने वाला है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। जो लोग ये नहीं समझ रहे, इस बार भी उनकी जगह क्या हुआ मालूम है ना? जगह जगह जमानत जब्त हो गई है। पीएम मोदी ने बिना नाम लिए पश्चिम बंगाल की हिंसा को लेकर ममता बनर्जी की सरकार पर निशाना साधा। देश के कुछ हिस्सों में उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मौत के घाट उतार करके वे अपने मंसूबे पूरे कर लेंगे। मैं उन सब से आग्रहपूर्वक समझाने का प्रयास भी करता हूं। मुझे चेतावनी देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम जनता जनार्दन करेगी। पीएम मोदी ने कहा
कि जो लोग लोकतांत्रिक लड़ाई लड़ने में सक्षम नहीं हैं, वो हिंसा का सहारा ले रहे हैं, लेकिन मौत के खेल से मत नहीं मिलेंगे। जो लोग लोकतांत्रिक तरीके से हमारा मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, हमें चुनौती नहीं दे पा रहे हैं, ऐसे कुछ लोगों ने रास्ता अपनाया है भारत के कार्यकर्ताओं की हत्या करने का। बिहार में बीजेपी की जीत को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी सुगबुगाहट पहले से ही तेज है। वैसे टीएमसी यही दावे कर रही है कि बिहार के नतीजों का कोई असर नहीं होगा। Unfortunately, the electoral alliance and all these things, this matters. But today or tomorrow, the BJP has to go because the separatist politics, the people of Bengal and people of India do not approve. टीएमसी का दावा चाहे जो भी हो, बिहार चुनाव नतीजों की धमक बंगाल में भी सुनाई दे रही है। कई जगहों पर बीजेपी कार्यकर्ता जश्न मना रहे थे। बिहार की जीत से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ रहा है, इसलिए मौका भले ही बिहार की जीत के जश्न का था, लेकिन बीजेपी मुख्यालय से पीएम मोदी के संदेश ने साफ कर दिया है कि अब बारी पश्चिम बंगाल की है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ अशोक सिंघल, दिल्ली आज तक। और अब बात दिल्ली में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की। दिल्ली में कोरोना का खौफ कम नहीं हो रहा है। इसकी दरअसल एक वजह है, जहरीले धुएं के साथ अब कोरोना और ज्यादा जानलेवा हो रहा है। हर दिन कोरोना के नए मामले नया रिकॉर्ड छू रहे हैं। तो पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 85 लोगों ने कोरोना की वजह से अपनी जान गंवाई। त्योहारों के मौसम में दिल्ली पर कोरोना की दहशत भारी पड़ने लगी है। बाजारों में भीड़ है, मॉल खुल चुके हैं, मेट्रो दौड़ रही है और साथ ही राजधानी में कोरोना की रफ्तार भी बेकाबू होती जा रही है। हालत यह है कि कोरोना के मामले हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहे हैं। पिछले 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 8,593 नए कोरोना के केस सामने आए। 24 घंटे में 85 लोगों ने कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया। किसी भी एक दिन में हुई मौत का ये दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा है। इस वक्त दिल्ली में 42,629 कोरोना के एक्टिव केस हैं, जो अब तक की सबसे बड़ी संख्या है। राजधानी में कंटेनमेंट जोन की संख्या 4,000 के पार पहुंच चुकी है। एक तरफ दिल्ली में होने वाले कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ रही है, तो बीमारी की चपेट में आने वाले लोग भी। बीते 24 घंटे में हुए 64,000 से ज्यादा लोगों का टेस्ट किया गया। इस बीच दिल्ली में प्रदूषण की गंभीर हालत को देखते हुए 16 नवंबर से रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान का दूसरा चरण शुरू होगा, जो 30 नवंबर तक चलेगा। दिल्ली में आज जिंदगी बचाना सबसे बड़ा धर्म है और उस मानवता के धर्म के लिए हम सबको मिलकर काम करना पड़ेगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सर्दियों में कोरोना के और खतरनाक होने की चेतावनी दी थी। दिल्ली में सर्दियों की शुरुआत और जहरीले धुएं के बीच कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं। यानी सर्दियां बढ़ने के साथ इस खतरे से निपटने की तैयारी अभी से करनी होगी। पंकज जैन, दिल्ली आज तक। एम्स के डायरेक्टर रणदीप गुलेरिया ने आगाह किया है कि आने वाले वक्त में बढ़ते प्रदूषण के कारण कोरोना का प्रकोप और ज्यादा फैलेगा।
So logically, it would it's sound that if you have high levels of air pollution, especially during the winter months, then because of pollution and what we call inversion, pollutants stay at ground level for a longer period of time, and the virus can also survive for much longer period, and therefore because of all of this can spread to other people. Also, air pollution itself causes inflammation in the lungs. It causes inflammation in blood vessels, and this has been documented in large number of studies. So it already causes changes in the lungs, and we know COVID-19 also affects the lungs and it also affects the blood vessels. So it causes a combination of air pollution and COVID can cause more severe disease. Do we have evidence for this? Yes, there are now studies. There was a study done during 2002-2003 during the SARS outbreak in China, which showed that for every increase in PM 2.5 by 1 microgram per meter cube, there was an increase in death rate by about 8%. There was increase in mortality due to SARS infection by 8%. So I think there is scientific evidence and there is epidemiological evidence that combination of air pollution and COVID-19 can lead to more cases, but also that it can lead to more severe cases, which leads to higher death. We are seeing an increasing surge of cases in Delhi, and the numbers are increasing, and from a time when the cases from 4,000 had come down to 2,000, now they're going up to more than 7,000, closer to 8,000 a day. And this is also reflected both in the increasing hospital admissions and to some extent in the mortality. So there is a need to be extra careful in Delhi, and what it means is that we need to make sure that there is no crowding and people wear masks when they are in markets or in functions in which there are crowds. Because what happens is that if you are in a crowd and you are not protecting yourselves, you're not wearing a mask, and one person who may be asymptomatic is highly infectious, he can spread that disease to a large number of people in that crowd. And if they get the disease, they will take it with them to the area they go to, their own family members, their relatives, and they will again spread the disease. बिहार में जीत का जश्न मनाती बीजेपी की जुबान पर एक ही नारा है, मोदी है तो मुमकिन है। लेकिन एनडीए और खासकर बीजेपी की इस जीत को मुमकिन बनाने में कुछ और लोगों की भी भूमिका है, जैसे कि चिराग पासवान, जिनकी पार्टी ने न सिर्फ एक सीट जीती बल्कि 33 सीटों पर जेडीयू को हराने में अहम योगदान दिया। की सोच है मुख्यमंत्री की। मुझे प्रधानमंत्री जी की तस्वीर का इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है। मैं उनका हनुमान हूं, मेरे दिल में उनकी तस्वीर बसती है। हमारे खिलाफ अभियान चलाता है। अगर वो दोषी होंगे तो मैंने तो बोला जांच करवा के जेल भेजेंगे। प्रधानमंत्री जी को मैं कहूं कि मेरी तरफ से वो किसी भी बंदिश में नहीं रहे, अपना गठबंधन धर्म निभाएं। जेडीयू को जलाकर खाक कर देने के जज्बे से चुनाव में उतरी एलजेपी डबल सीट से सिंगल सीट पार्टी बन गई, लेकिन चिराग पासवान के दिल में उम्मीद के दिए अभी भी रोशन हैं। 2025 की तैयारी में आज से ही लग गया हूं, बीच में 2024 भी है, लोकसभा को भी देखना है, तो दोनों लक्ष्य की शुरुआत रणभूमि में मैं आज से पुनः तैयार हूं, अपने तमाम नए योद्धा और पुरानों को साथ लेकर। 130 से ज्यादा सीटों पर चुनाव लड़कर महज एक सीट पर जीत दर्ज करके भी लोक जनशक्ति पार्टी का जोश गजब का हाई है। वो भी क्यों ना, चिराग पासवान तो शुरू से ही क्लियर थे कि वो पीएम मोदी के हनुमान हैं, उनसे जितना बन पाया उन्होंने किया। मैंने शुरू से इस बात को कहा कि मेरा लक्ष्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सीटें ज्यादा बढ़े, वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पर जीते, और इसीलिए मैं खुलकर मैं प्रचार भी करता रहा। हर जगह मैंने बोला भी कि जहां जहां पर भी भाजपा के प्रत्याशी हैं, लोजपा के तमाम समर्थक उनका समर्थन करें। ओपनली मैंने इस बात को बोला। करीब 39 सीटों पर एलजेपी को जीतने वाले उम्मीदवार और हारे हुए एनडीए उम्मीदवार के बीच वोटों के मार्जिन से ज्यादा वोट मिले हैं। यानी अगर एलजेपी एनडीए का हिस्सा होती तो एनडीए मौजूदा नंबर से 39 सीटें ज्यादा तक जीत सकती थी।
39 में से 33 सीटें ऐसी थी जहां जेडीयू को हार का सामना करना पड़ा। अगर एलजेपी एनडीए का हिस्सा होती तो जेडीयू ये सीटें जीत सकती थी और तब जेडीयू की सीटें भी बीजेपी के लगभग बराबर होती और बड़े भाई नीतीश कुमार की राजनीतिक हाइट कम न होती। यानी चिराग पासवान एलजेपी को जेडीयू के खिलाफ वोट कटवा पार्टी बनाने में सफल साबित हुए। चिराग की यह खुशी जेडीयू के बर्दाश्त से बाहर हो गई। एनडीए के शत्रु नंबर 1 हैं। उनका एनडीए की पॉलिटिक्स से, एनडीए के परसेप्शन से और एनडीए के विकास से कोई वास्ता नहीं है और उन्होंने एक सिस्टमेटिक तरीके से जेडीयू के खिलाफ कुप्रचार किया, हमारे नेता के खिलाफ कुप्रचार किया। अशिष्ट भी हैं, अज्ञानी भी हैं, अनुभवहीन भी हैं और मित्र के बेटे। इससे अधिक मैं और कुछ नहीं कहना चाहता। चिराग से बुरी तरह जली भुनी जेडीयू तिलमिलाई हुई है, लेकिन चिराग ने सिर्फ जेडीयू के ही वोट बैंक में आग लगाई हो ऐसा भी नहीं है। एलजेपी की वजह से एनडीए गठबंधन में शामिल विकासशील इंसान पार्टी यानी वीआईपी को भी 4 सीटें गंवानी पड़ी। जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी हम पार्टी ने भी 1 सीट गंवाई और तो और 1 सीट पर बीजेपी उम्मीदवार को भी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन चिराग को अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, न एलजेपी की हार से न नीतीश के चौथी बार मुख्यमंत्री बनने से। उनका काम हो चुका है कि मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैं दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं देखना चाहता। आज अगर मेरे पास इतनी ताकत होती तो संभवतः इसको मैं हकीकत में भी मैं इसको परिवर्तित करके मैं दिखाता। और प्रधानमंत्री जी की कृपा, उनके आशीर्वाद से पुनः मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी अगर दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बनते हैं तो उसको तो मैं रोक नहीं सकता। बट हाँ, जैसा आपने कहा, संतुष्टि इस बात की जरूर है कि उनको सीमित जरूर कर दिया। ये सिर्फ राजनीति में ही हो सकता है कि कोई अपने ही चिराग से अपना घर जलाकर दूसरे का घर रोशन कर दे। चिराग पासवान ने बीजेपी की दिवाली तो मनवा दी, लेकिन इसके बदले में चिराग को रिटर्न गिफ्ट क्या मिलता है, ये देखना दिलचस्प होगा। पटना से मौसमी सिंह, सुजीत कुमार झा और रोहित सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। क्रिकेट में कमाल करने के बाद महेंद्र सिंह धोनी की नजर कड़कनाथ के कारोबार पर टिक गई है। जी हां, मध्य प्रदेश के झाबुआ में पाया जाने वाला एक खास प्रजाति का ये मुर्गा है। धोनी रांची में कड़कनाथ की फार्मिंग करने की योजना बना रहे हैं, जिसके लिए उन्होंने झाबुआ के किसान से 2000 चूजों का ऑर्डर दिया है। इन मुर्गों को देखिए, नाम है कड़कनाथ। मध्य प्रदेश के झाबुआ में पाई जाती है ये प्रजाति। काफी खास है और बड़ी डिमांड है। इतना खास कि काले रंग वाले इन कड़कनाथ पर टीम इंडिया के कैप्टन कूल रहे महेंद्र सिंह धोनी का दिल आ गया है। धोनी ने जैविक खेती के साथ कड़कनाथ मुर्गे की फार्मिंग का भी फैसला किया है। धोनी ने झाबुआ के किसान को 2000 चूजों का ऑर्डर किया है, जिसकी डिलीवरी अगले महीने कर दी जाएगी। हमारी संस्था का जो एमपी कड़कनाथ ऐप है, उसके माध्यम से उन्होंने नंबर निकाला और हमसे संपर्क किया और हमसे संपर्क करने के बाद हमें उन्होंने बताया कि हमें 2000 चीक चाहिए। तो हम 1-2 महीने से इसमें चल रहे थे, लेकिन अभी उन्होंने 4 दिन पहले उन्होंने ऑर्डर कुछ पेमेंट जमा करवा के और कंफर्म किया। जी, हम लोग बहुत खुश हैं सर, क्योंकि देश विश्व के एक प्रसिद्ध खिलाड़ी से हमारी मुलाकात हो रही है और उनके साथ में हमारा व्यापार जुड़ रहा है। जो हमारा झाबुआ का कड़कनाथ है वो एक बड़ी हस्ती के साथ जुड़ने जा रहा है, इसलिए हम लोग बहुत खुश हैं सर। धोनी ने रांची के अपने एक दोस्त की मदद से पहले झाबुआ के कड़कनाथ मुर्गा अनुसंधान केंद्र से संपर्क साधा, लेकिन सेंटर में चूजे नहीं थे। लिहाजा उन्हें किसान विनोद मैडा से संपर्क करने की सलाह दी गई और फिर ऑर्डर कंफर्म हो गया। उनका कुछ भी अपना विचार है कि वो हो सकता है जैविक खेती करना चाह रहे हैं। उनके जो फ्रेंड्स हैं उन्हें बता रहे थे और उसी के साथ साथ मुर्गी पालन और बकरी पालन भी करना चाहते हैं। और इसमें मुर्गी पालन में उनकी प्रमुख जो सोच है कि कड़कनाथ का यदि पालन किया जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए उन्होंने झाबुआ कृषि विज्ञान केंद्र से इसके जो विशेष कैरेक्टर है उसके स्टडी करने के बाद इसको पालने का निर्णय लिया। चलिए अब आपको बताते हैं कि कड़कनाथ धोनी को क्यों भाया। दरअसल ये मुर्गा अपने काले रंग, काले खून
काली हड्डी और काले मांस के साथ लजीज स्वाद के लिए पहचाना जाता है। ये मुर्गा फैट और कोलेस्ट्रॉल फ्री होता है, लिहाजा बाजार में अच्छी कीमत भी मिलती है। कड़कनाथ झाबुआ की पहचान है और इसे भारत सरकार से जीआई टैग भी मिल चुका है कि इसमें जो फैट परसेंट है बहुत कम है, कोलेस्ट्रॉल परसेंट बहुत कम है, जो कि दोनों नुकसानदायक होते हैं। आयरन परसेंट और प्रोटीन परसेंट ये दोनों ज्यादा हैं, जो कि हमारे शरीर की बहुत आवश्यक होते हैं। कोलेस्ट्रॉल परसेंट है वो इसमें 100 ग्राम मीट में जो होता है उसमें करीब 218 मिलीग्राम पाया जाता है, जबकि सामान्य मुर्गों में जो होता है वो 218 मिलीग्राम पाया जाता है, कड़कनाथ में सिर्फ 59 मिलीग्राम होता है। इसके साथ ही साथ जो फैट परसेंट है सामान्य मुर्गे में 13 से 25% तक होता है और इसमें सिर्फ 1.94 से 2.64% होता है। जिस कड़कनाथ में इतनी खूबियां हों उसमें धोनी और चमक भरेंगे। कड़कनाथ देश दुनिया से मशहूर भी होगा और माही के बिजनेस को रफ्तार भी देगा। झाबुआ से चंद्रभान सिंह भदौरिया के साथ आज तक जो। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन की अब बात करेंगे। इस शादी का न्यूजीलैंड के लोगों के साथ साथ दुनिया भर के तमाम लोगों को बेसब्री से इंतजार है। ऐसे में आर्डन ने अपनी शादी को लेकर एक बार फिर से चुप्पी तोड़ी है। दुनिया मुश्किल दौर में है, लेकिन न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा आर्डन का समय अच्छा चल रहा है। सो एक और अच्छे काम में वो देरी करना नहीं चाहती। दरअसल अपनी काबिलियत की बदौलत आर्डन ने कई बार लोगों का दिल जीता है। आतंकी हमले का मजबूती से सामना करना हो या फिर दुनिया भर में फैली महामारी को अपने देश से बाहर खदेड़ना, इन्हीं खूबियों ने उन्हें चुनाव में शानदार जीत दिलाई। शायद इसी अच्छे काम की नबज को भांपते हुए उन्होंने अपनी शादी का मन बना लिया। इसका खुलासा उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पत्रकारों के सवाल के जवाब में दिया। उन्होंने कहा कि वो अपनी शादी को लेकर योजना बना चुकी है। हालांकि शादी कब, कहां और कैसे होगी अभी तक ये तय नहीं हो पाया। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री और उनके प्रेमी क्लार्क गिफोर्ड शादी रचाने की योजना लंबे समय से बना रहे हैं। आर्डन और गिफोर्ड के एक प्रवक्ता ने बताया था कि दोनों ने सगाई कर ली है और आर्डन ने पिछले साल जून में बेटी नीव को जन्म दिया था। वो पद पर रहते हुए बच्चे को जन्म देने वाली दुनिया की दूसरी प्रधानमंत्री हैं। पूरी दुनिया की नजर न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री की शादी पर है। अब देखना होगा कि वो अपनी शादी की तारीख का ऐलान कब करती है। आज तक ब्यूरो। अमेरिका और क्यूबा में भीषण बाढ़ और तूफान ने जमकर तबाही मचाई। मेक्सिको में भीषण बाढ़ से 9 लोगों की जान चली गई, तो वहीं क्यूबा में एटा तूफान से तंबाकू कारोबारियों को काफी नुकसान झेलना पड़ा है। ये दुनिया के दो अलग अलग देशों की तस्वीरें हैं, लेकिन इन दोनों देशों में कुदरत की तबाही का एक जैसा ही मंजर है। तूफान और बारिश ने दोनों जगह जमकर तबाही मचाई है। सड़कों, घरों और तमाम सार्वजनिक जगहों पर हर जगह पानी ही पानी है। मैक्सिको में तूफान के बाद आई भीषण बाढ़ से हर कोई बेहाल है। रेस्क्यू टीम लगातार प्रभावित इलाकों में लोगों को बचाने में जुटी है। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। करीब 150 लोग ऐसे हैं जिनकी तलाश की जा रही है और 9000 घरों को खाली करा लिया गया है। तूफान के चलते आई बाढ़ से 1.5 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। मैक्सिको के अलावा अमेरिका के फ्लोरिडा राज्य में भी एटा तूफान ने जमकर कहर बरपाया है। यहाँ 100 किलोमीटर की रफ्तार से हवाएं चली, सड़कों पर पानी भर गया। फ्लोरिडा के प्रभावित इलाकों में दूर दूर तक तबाही का असर दिखा। भारी बारिश और भयंकर तूफान की वजह से करीब 150 लोगों की जान गई। गल्फ ऑफ मैक्सिको में मौजूद देश क्यूबा में भी एटा तूफान ने जमकर तबाही मचाई है। यहाँ 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। तूफान के बाद जमकर बारिश हुई। सड़कों पर कई फीट तक पानी भर गया। नदियां उफान पर आ गई। तूफान की वजह से घरों में बिजली गुल हो गई। क्यूबा में तूफान की सबसे ज्यादा मार तंबाकू उगाने वाले व्यापारियों पर पड़ी है, जिन्हें बाढ़ और तूफान की वजह से भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। आज तक ब्यूरो।